हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी के कुछ छोटे छोटे टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये छोटे छोटे टर्म काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हमारे एग्ज़ाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इन्हें समझने के लिए ध्यान से देखें वीडियो को और बने रहे आखिर तक। सारे टर्म को एक एक करके क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला टर्म जो है आज की इस वीडियो का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसे अगर बात करें ऑरली, तो हम अभी जो रिसोर्सेस यूज करते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी यानी फ्यूचर के जो जनरेशन है वो रिसोर्सेस यूज करें, इनमें एक समानता बनी रहे, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिख रखे हैं, देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटर जनरेशनल इक्विटी रिसोर्सेस यूज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए सिंपल से मतलब इसका है, जैसे कि अभी प्रेजेंट जनरेशन है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, प्रेजेंट जनरेशन इक्वल टू होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन। और ये दोनों के बीच जो समानता बनी रहे, इसी को, इस दोनों के बीच समानता बनी रहे रिसोर्सेस यूज में, जो रिसोर्सेस यूजेज है उसमें हम समानता बनाए रखे, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए इससे ज़्यादा इस डिफिनेशन से सवाल नहीं आता है, इन दोनों बातों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम किसी भी रिसोर्सेस को यूज करते करते हम अपने टाइम में ख़त्म कर दे, फिर आगे के लिए बचे नहीं। तो इन दोनों के बीच समानता बनी रहे, ये इसी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें एक जो ये वर्ड है ना इंटर, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दो वर्ड होता है, देखिए जैसे इसे मिटाते हैं अभी। एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, ये दो शब्द हैं। ये इंटर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने सुना है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, यानी कि विदेश से व्यापार करते हैं, वहाँ हम यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो दो होगी, यानी कि एक तो अपना देश होगा, अगर हम व्यापार की बात करते हैं, एक अपना देश होगा और एक होगा विदेश। और ये इंट्रा का जहाँ बात होता है, इंट्रा जैसे कि हम लोग सुना होगा कि अंतर्राज्यीय व्यापार, यानी अगर अंतर्राज्यीय की बात करें तो हम या तो हमारी राष्ट्र के अंदर की बात होगी, यानी कि हमारे देश के अंदर की ही बात होगी, और नहीं तो कहीं स्टेट की बात करें तो सिर्फ एक ही स्टेट की बात होगी। तो यहाँ यूज होता है इंट्रा। तो देखिए इंटर जनरेशनल इक्विटी, इंटर जनरेशनल इक्विटी कहाँ, किनके बीच, प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज यूज में इंटर जनरेशनल इक्विटी बनाए रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। चलिए इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसे अभी क्लीन कर देता हूँ, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ये ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या है, जैसे कि आप समझ जाइए, हम जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन ही हमें, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन से हमारा जीडीपी बढ़ता है। लेकिन प्रोडक्शन करने में हम कई सारे ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं, ऐसे कच्चे ईंधन का यूज करते हैं जिससे हमारे देश में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो ग्रीन जीडीपी के तहत ये बताया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जितना जीडीपी का उत्पादन करते हैं, यानी कि जीडीपी का मूल्य और इसमें से हम उसको घटा लेंगे जिससे कि पर्यावरण को नुकसान और क्षति पहुंचाओ। यानी कि अगर इस जीडीपी को अगर उत्पादन करने में, मैंने मान लिया कि मैंने 50 का जीडीपी का उत्पादन किया और 50 का जीडीपी का उत्पादन करने में हमारे पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचा, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा। तो उस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचने की वजह से एक अनुमानित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है कि कितना का नुकसान पहुंचा होगा, और उसे हम माइनस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में हम ऐसी जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे ही, और जब जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है तो सिंपल सी बात है, CO2 का उत्सर्जन होता है, और CO2 का उत्सर्जन होगा तो हमारे देश में पॉल्यूशन बढ़ेगी मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा।
तो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा उसका एक मूल्य का अनुमान लगाया जाता है और उसको माइनस कर लिया जाता है जीडीपी के मूल्य से। ये होता है ग्रीन जीडीपी। तो इसका एक सिंपल से फार्मूला हम ये लिख सकते हैं कि जीडीपी का मूल्य माइनस, ये लिख लें कि पर्यावरण को पर्यावरण को क्षति पहुंचने, पर्यावरण की क्षति की अनुमानित मूल्य, ये होता है ग्रीन जीडीपी। यानी कि जीडीपी का जो भी मूल्य हो उसमें से हम अगर CO2 उत्सर्जन होता है, इससे जितना नुकसान पहुंचता है हमारे पर्यावरण को, उसका एक मूल्य का अनुमान लगा लेंगे और उसको माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा हमारा ग्रीन जीडीपी। तो ये खत्म हुआ ग्रीन जीडीपी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसको ध्यान रहे ताकि आगे इकोनॉमी समझने में हेल्प मिले और कोई समस्या ना आए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन टैक्स। ये कार्बन टैक्स जनरली हमारे देश में लगा नहीं है, कार्बन टैक्स इंडिया में नहीं लगा हुआ है, लेकिन कार्बन टैक्स जैसा कई सारे टैक्स लगे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। अभी देख लीजिए, पहले समझ लेते हैं कि कार्बन टैक्स क्या होता है। सबसे पहले CO2 का उत्सर्जन कैसे होगा? जब भी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे तो CO2 का उत्सर्जन होगा। और क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना, कई लोग CO2 का इतनी मात्रा में उत्सर्जन करने लगे कि हमारे पर्यावरण को इतनी ज़्यादा नुकसान पहुँचने लगे। जैसे कि अभी हमारा पॉल्यूशन सबसे अधिक बढ़ा हुआ है हमारे देश में, पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। तो CO2 का उत्सर्जन एक लिमिट तक ही किया जाए, यानी कि CO2 का उत्सर्जन और उसका उपभोग यानी कंजम्पशन, दोनों पर नियंत्रण करने के लिए कार्बन टैक्स लगाया जाता है। CO2 का उत्सर्जन उत्पादन प्लस उपभोग यानी कंजम्पशन लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, कंजम्पशन। तो इन दोनों पर नियंत्रण रखा जा सके, इसलिए कार्बन टैक्स लगाया जाता है ताकि कोई भी राष्ट्र उससे आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कार्बन टैक्स को देखिए, कार्बन टैक्स को समझने के लिए तो अभी इंडिया में ये जो है कार्बन टैक्स लगाया नहीं गया है, लेकिन कार्बन टैक्स जैसा कुछ टैक्स लगाएंगे जिसे हम कार्बन टैक्स मान सकते हैं। ये हमारे इकोनॉमी सर्वे 2014-15 में आया था, जैसे जिसमें आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल, पेट्रोल, इन सारी चीज़ों पे। तो सिंपल सी बात आप सोच रहे होंगे ना कि डीजल और पेट्रोल तो हमारे देश में उत्पादन होता ही है, उसका कंजम्पशन भी होता है, तो इससे तो CO2 उत्सर्जित होता ही होगा। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि कार्बन टैक्स लगाया गया हमारे देश में, लेकिन हाँ उसी का एक रूप है और इससे क्वेश्चन बना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, इस बात को ध्यान में रखें। ऐसे ही एक और आता है स्टेट सेल्स टैक्स यानी वेट भी बोलते हैं कई बार। ये स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, तो ये जो दो टैक्सेस हैं, ये इसको हम भारत में कार्बन टैक्स का रूप मान सकते हैं और ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है, आप इस बात को ध्यान में रख लें। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए, इससे ही थोड़ी बहुत रिलेटेड है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। देखिए ये क्या होता है, अगर हम अपने राष्ट्र में, हम अपने देश में CO2 उत्सर्जन अधिक मात्रा में करते हैं तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये आपने अभी मैंने बताया कार्बन टैक्स के रूप में। अगर इसका हम इमिशन अधिक मात्रा में करते हैं तो टैक्स लगाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने देश में फैक्ट्री नहीं लगाएगी, अपने देश में CO2 का उत्सर्जन वाली कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी जिससे CO2 का उत्सर्जन होता हो। कोई भी फैक्ट्री लगानी हो, कोई भी काम करना हो तो उस देश को सिलेक्ट करेगी जहाँ ये इन्वायरमेंट को लेके
टैक्स कम लगता हो, यानी कि उसका रूल टैक्स कम लगता हो और वहाँ रूल वीक हो, ज़्यादा कड़ा वाला रूल नहीं हो, तो ये ऐसा ही करते हैं कई लोग जिसमें CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा होने वाला है, जो भी कंपनी है, जो भी फैक्ट्री लगानी है जिसमें CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा होने वाला है, तो वो हमारे देश में ना लगा के उस देश में जाके अपना फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ उस पर टैक्स कम लगता हो। तो इस पर भी अब सरकार इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं, तो कह रहा है ठीक है भाई तुम जाओ दूसरे राष्ट्र में लगाओ, वहाँ उत्पादन करो, लेकिन जब तुम वहाँ से वस्तु को यहाँ लाओगे देश में तो उस पर हम टैक्स लगा देंगे, और वही टैक्स है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। ठीक है, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स वही होता है कि जब दूसरे राष्ट्र में कोई कंपनी लगाया जाए और वहाँ से CO2 का उत्सर्जन होगा, उस पर से जितनी भी वस्तु हम वहाँ से मंगाएंगे, मान लीजिए कि ये इंडिया है, देखिए इंडिया का मैप हमको बनाने आता नहीं है, ठीक है, ये इंडिया है और इधर ये चाइना है मान लीजिए, खैर चाइना में तो रूल स्ट्रिक्ट है लेकिन मान लेते हैं। तो यहाँ अगर हम कोई हमारे देश का कोई यहाँ के अगर कोई फैक्ट्री लगाता है और मान लीजिए कि यहाँ CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, लेकिन इस देश में जो है इससे जो रूल है इसका स्ट्रिक्ट नहीं है, रूल स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब यहाँ जो भी उत्पादन करेगा इस हमारे देश के तुलना में यहाँ कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडिया क्या करेगा, बोलेगा चलो यार ठीक है तुम वहाँ ही लगा लो, लेकिन जब तुम यहाँ से यहाँ अपने प्रोडक्ट को लाओगे तो हम इस पर टैक्स लगा देंगे, और जब इस पर टैक्स लगेंगे यही तो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो ये बात शायद आप समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट आते हैं इस टॉपिक पे, ग्रीन वॉशिंग पे। ग्रीन वॉशिंग क्या है, देखिए ग्रीन वॉशिंग के तहत ये बताया जाएगा कि कई सारे राष्ट्र ऐसे होते हैं, ये ग्रीन वॉशिंग देखिएगा, कई सारे राष्ट्र ऐसे होते हैं जो ऐसे काम करेंगे, ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट का उत्सर्जन करेंगे जिससे CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, लेकिन वो सरकार के सामने ये दिखावा करेंगे कि हम पर्यावरण को एकदम ध्यान में रख के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन होता है वह संदिग्ध, यानी कि वो निश्चित रूप से गलत होता है, वो हमेशा संदेह के घेरा में होता है। तो कोई राष्ट्र अगर ये दिखाने का प्रयास करे कि हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने कंपनी को चला रहे हैं या फिर अपने उस प्रोडक्ट्स को जो CO2 का उत्सर्जन करता है हम उसका उत्सर्जित कर रहे हैं, उसको उत्सर्जित कर रहे हैं, तो होता है ग्रीन वॉशिंग। लेकिन रियल स्थिति ऐसा होता नहीं है कि वो पर्यावरण को ध्यान में रखा हुआ है, लेकिन बस वो दिखावा करते हैं कि हाँ हमने पर्यावरण को ध्यान में रखा हुआ है, तो यह होता है ग्रीन वॉशिंग। एक आता है हमारे टॉपिक में एक और सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी देखिए क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी सिंपल से बात समझ लीजिए कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे फेंकने की जगह हम फिर से उसे यूज कर लेते हैं। इसके एग्जांपल आप देख रहे होंगे कैसे, जैसे कि हम प्लास्टिक लिए, पहले प्लास्टिक का इस्तेमाल कहीं और किए, फिर वो इस्तेमाल करने के बाद हम उसे फिर से गला के प्लेट बना लिए। तो ऐसा होता है कि इसमें 2-4 वर्ड ध्यान में रखना होता है सर्कुलर इकोनॉमी में, जैसे कि रीयूज, रिसाइकल, रिवर्स। तो ऐसी कोई वस्तु जिसका हम यूज करते हैं और उसे फिर से रीयूज के स्थिति में ला सकते हैं, वो सारी वस्तु को सर्कुलर इकोनॉमी के तहत देखा जाता है। और इसी से रिलेटेड है एक लीनियर इकोनॉमी। ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है इसको, मेक, यूज एंड डिस्पोज, बनाओ, यूज करो और फेंक दो, सिंपल सी बात है। तो यही होता है हमारा लीनियर इकोनॉमी, मेक, यूज एंड डिस्पोज, सिंपल सी बात है। और सर्कुलर इकोनॉमी जिसे हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, इसमें कई सारे जीवाश्म ईंधन भी आते हैं कई बार जिसे हम रीयूज कर पाते हैं, जैसे कोयला को देख लीजिए, उसका यूज करते कई बार यूज कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए इसमें नेट जीरो कार्बन। नेट जीरो कार्बन ये क्या होता है। नेट जीरो कार्बन ये कुछ नहीं है, इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि अगर हम
1 साल के अंदर जितना हम CO2 का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उतना हम उसको अवशोषण के लिए कोई ऐसी कार्यक्रम करें, कोई ऐसी स्कीम लाएं, कोई ऐसी व्यवस्था लगाएं जिससे उतना जितना इमिशन होता है उतना खपत भी हो जाए। तो इसका सीधा सा मतलब होता है CO2 का उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन बराबर CO2 का अवशोषण। और भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक इसे प्राप्त कर लेगा कि जितना CO2 का उत्सर्जन करेगा उतना अवशोषण करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था लागू कर देगा। तो आज के वीडियो में ये हम छोटे छोटे कुछ टर्म्स को डिस्कस किए हैं। आप इन्हें ध्यान में रखें तो आगे की इकोनॉमी आसान लगेगी और कई बार इनका यूज आता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।